नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज आपसे इस मुद्दे पर बात करता हूं, अखबार में छपी खबरों पर बात करता हूं। कुछ अगर मेरे पास अतिरिक्त जानकारी होती है रिसर्च के जरिए, वो भी शेयर करता हूं। कुछ खबरों पर आज बात करूंगा दोस्तों, जो अखबारों में खबर छपी है, अलग अलग अखबारों में, जिसमें फेसबुक को लेकर खबरें हैं। हैदराबाद के एक विधायक राजा सिंह को फेसबुक ने बैन किया है, उनको लेकर खबरें हैं। मॉरिटोरियम को लेकर मैं लगातार बात कर रहा हूं बीते कई दिनों से, उसमें कुछ राहत की बात है। हालांकि जितना दिख रहा है उतना है नहीं, लेकिन चलिए कुछ अच्छे संकेत हैं मॉरिटोरियम को लेकर। सुशांत के मामले में कुछ चीज़ें आ रही है लगातार, उस पर जो अखबारों में छपा है, जो छपी है खबरें, उस पर बात करूंगा। कोरोना का लगातार विस्तार हो रहा है और जिस ढंग से अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं कोरोना के विस्तार की, वो थोड़ी चिंताजनक है। सतर्क और सजग रहने की बात है। उसके बाद चीन को लेकर तनातनी सरहद पर और एलएसी पर, जिसको सरहद कहते हैं, एलएसी है दरअसल, और चीन की मोर्चेबंदी और भारत का जवाब, उस पर भारत का नज़रिया, भारत के सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कह रहे हैं, उसको लेकर कुछ खबरें हैं, और यूपी में अपराध को लेकर। लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा दोस्तों एक डेंजरस इंडिविजुअल से। डेंजरस इंडिविजुअल, यही तमगा दिया गया है हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को। ये बीजेपी के विधायक हैं, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, गोशामहल नाम है, वहाँ के विधायक हैं। फेसबुक ने इन्हें माना है कि ये डेंजरस इंडिविजुअल है और उन्हें बैन किया गया है। यही वो राजा सिंह हैं जिनको लेकर फेसबुक बीते 2 सप्ताह से या 3 सप्ताह से विवादों में है, खासतौर से तब से जब से वॉल स्ट्रीट ने एक बड़ी स्टोरी, बड़ी रिपोर्ट छापी थी कि किस ढंग से बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं उनकी हेट स्पीच, उनके वीडियो, उनके बयान, उनके फेसबुक पेज को फेसबुक के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो हटाने, स्ट्राइक करने या डाउन करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इससे बीजेपी और केंद्र की सत्ता नाराज होगी। वॉल स्ट्रीट ने जो अपनी स्टोरी छापी थी, अपनी रिपोर्ट छापी थी, उसमें पहला जिक्र टी राजा सिंह और उनके बयानों का था। तो ये टी राजा सिंह कौन है? आज कई अखबारों में उनके बारे में खबर छपी, हालांकि कौन है ये आप जानते होंगे, लेकिन उन्हें डेंजरस इंडिविजुअल कैटेगरी में मानकर उन्हें हमेशा के लिए फिलहाल बैन किया गया है फेसबुक और फेसबुक के दूसरे प्लेटफॉर्म से। अखबारों में खबरें हैं और उसके बाद टी राजा सिंह क्या कह रहे हैं वो भी बताते हैं, और इस बैन का मतलब क्या है ये भी, और क्या ऐसी वजह थी कि टी राजा सिंह जैसे शख्स जो जहर फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जिन पर 70 मामले हैं, 70 एफआईआर दर्ज है। बहुत कम लोगों को 70 एफआईआर नसीब होता है, व्यंग में कह रहा हूं। 70 एफआईआर भड़काऊ भाषण के, उकसाने वाले भाषण के, नफरत वाले भाषण के, सामाजिक सद्भाव, शांति खराब करने वाले भाषण के 70 एफआईआर हैं टी राजा सिंह के खिलाफ। और टी राजा सिंह के फेसबुक पेज, उसके बाद भी उनके जो अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग नामों से फेसबुक पेज चलते रहे, उनके खिलाफ शिकायतों के बावजूद कैसे फेसबुक के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो बचते थे उनके फेसबुक को डाउन करने से। ये विवाद हुआ, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, अखबारों में खबर छपी और संसदीय समिति के सामने तलब किया गया फेसबुक को, तब फेसबुक की तरफ से यह अधिकृत तौर पर बयान आया। अब उस खबर को आगे बताता हूं, और आपको पता होगा कि डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ, एक वीडियो, एक बयान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद, उसके आधार पर उनको एनएसए में बुक किया गया। पहले जेल भेजा, छूटने लगे तो एनएसए में बुक किया और उसके बाद 8 महीने जेल में बिताकर लौटे। और एक टी राजा सिंह है, कुछ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फेसबुक तक उनसे डरता है उनके पेज को डाउन करने से। ये टी राजा सिंह कौन है, उनकी खबर सारे अखबारों में पहले पन्ने पर है, उसके बाद में मैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं। और उसके बाद कुछ और खबरें हैं उस पर भी, जो जिन खबरों का मैंने जिक्र किया, नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन खबरों पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले राजा सिंह साहब, तो राजा सिंह साहब की खबर एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर है।
हिंदू में है, बाकी अखबारों में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, सारे अखबारों में। ये देखिए पहला पन्ना इंडियन एक्सप्रेस का है। पहले पन्ने पर राजा सिंह जी छाए हुए हैं। 70 एफआईआर इनके खिलाफ, 70 मामले दर्ज हुए हैं और सबके सब मामले भड़काऊ भाषण, उत्तेजना फैलाने, एक धर्म विशेष को टारगेट करने, एक धर्म विशेष के लोगों को गोली मारने तक की बात करते हुए भाषण देने के मामले दर्ज हैं 10 सालों में। इतना रिकॉर्ड बनाया है टी राजा सिंह ने। इनकी योग्यता यही है कि अब ये इंडिविजुअल, डेंजरस इंडिविजुअल की कैटेगरी में। ये एक्सप्रेस की खबर है, सारी हेडलाइन आप देख लें और उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पहले पन्ने पर वही है जिसका जिक्र मैंने किया। फेसबुक बैन्स टी राजा सिंह और बीजेपी टैग्स हिम एज डेंजरस इंडिविजुअल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पन्ने की खबर की हेडिंग है, डेंजरस इंडिविजुअल। गौर करिए, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो ऐसे लोग हैं नफरत फैलाने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी मुश्किल, कितना डर, कितनी परेशानी या कितना पूर्वाग्रह होता है फेसबुक या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। ये खबर है। इसके अलावा इनके बारे में जितनी अलग अलग अखबारों में खबर है उसके बाद मैं अपनी बात करता हूं। जो टी राजा सिंह की खासियत है और इनके जो भाषण है, यही खबर नवभारत टाइम्स में भी है। नवभारत टाइम्स में टी राजा सिंह की खबर है पेज नंबर 10 पर। उसके बाद मैं आता हूँ खबर पर। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर ही है। और अब जो टी राजा सिंह हैं, टी राजा सिंह का अगर देखेंगे इनका इतिहास तो 2 बार विधायक रहे हैं और दूसरी बार जीते हैं। और इनके सारे बयान अगर आप लगातार के इनके बयान छांटें तो हर बयान इनके नफरत फैलाने वाले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने से कैसे हमेशा फेसबुक बचता रहा है। और इनका इतिहास ये है कि एक्सप्रेस में जो खबर छपी है कि कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले तक टी राजा सिंह के 8 पेज चल रहे थे और वो 8 पेज उनके चाहने वालों के थे, प्रशंसकों के। ऐसे लोगों के प्रशंसक भी बहुत होते हैं। टी राजा सिंह ने कहा कि उनका 2018 में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, फेसबुक डाउन हुआ पेज, फिर 2019 इलेक्शन के पहले भी उनका पेज डाउन कर दिया गया। तो उनका तो पेज ही नहीं है तो फेसबुक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, बल्कि वो फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए फेसबुक को चिट्ठी लिखेंगे। हकीकत क्या है? ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, इनकी बहुत बड़ी फौज हो जाती है जो अलग अलग नाम से सैरोगेट पेज चलाती है। उनके संगठन, उनके समर्थकों के पेज हैं। एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उस खबर के मुताबिक अभी भी टी राजा सिंह के 3 सप्ताह पहले तक 8 पेजेज उनके नाम पर चल रहे थे जो अनऑफिशियल पेज थे, जिन्हें स्ट्राइक किया गया, जिन्हें डाउन किया गया। फेसबुक ने किया है। मुझे लगता है ये हड़बड़ी, हड़कंप और बवाल के बाद हुआ है। और अभी भी कुछ पेज उनके चल रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जिसमें टी राजा सिंह युवा सेना है। टी राजा सिंह युवा सेना RSYS है और वो अपने को टाइगर राजा भी बोलते हैं। टी राजा सिंह के बयान जब जब आप देखेंगे उनके, मैंने गूगल पर बहुत कुछ कई बार तलाशा है, आप भी देखेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन उनके बयानों पर जितनी बात करेंगे बहुत लंबी बात होगी। लेकिन फिलहाल उनके पेज अभी भी 2 पेज चल रहे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है और उसके बाद अलग अलग अखबारों में, जैसा कि मैंने बताया। और उनकी पूरी, उनका अतीत अगर देखेंगे तो दूसरे राज्यों में, बीजेपी के राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए उन्हें बुलाया जाता रहा है। कर्नाटक से लेकर अलग अलग यूपी तक में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और गोशा महल से जब वो चुनाव लड़ रहे थे और जब उन्हें उनके प्रचार के लिए हैदराबाद में खुद योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं। उनके प्रचार मतलब बीजेपी के प्रचार के लिए, लेकिन इकलौते चुके विधायक हैं और उनकी तारीफ कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और 2018 में उनके हेट स्पीच के खिलाफ कई मामले 2018 में भी दर्ज हुए और तभी उनकी हेट स्पीच को डेंजरस कैटेगरी में फेसबुक ने माना था। और उसके बाद फेसबुक के बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ही फ्लैग किया कि उनके पेज डाउन किए जाने चाहिए। तब जो इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर थी आंखें दास, उन्होंने बचाने की कोशिश की इस आड़ में कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। उसमें 2-3 और लोग थे, जिसमें असम की एक महिला विधायक थी, उसके बाद अनंत हेगड़े थे और कुछ ऐसे बीजेपी नेता थे जिनके खिलाफ कार्रवाई करने से आंखी दास ने लोगों को कहा था आंख बंद करके रखो, कपिल मिश्रा भी उसमें शामिल है। अब ये इकलौते विधायक हैं और फिलहाल इस डेंजरस कैटेगरी के डेंजरस इंडिविजुअल को फेसबुक ने बैन किया है। और ये बैन क्यों किया है आपको मैंने पूरी बात बताई। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कभी कार्रवाई करेंगे या नसीहत देंगे? मुझे लगता है इस पर हमेशा
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह से लेकर बहुत लंबी कतार है ऐसे लोगों की जो ऐसे नफरती भाषण देते हैं या ऐसे बयान देते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह के मामले में आपको पता होगा, गोडसे और गांधी की बात, जब उन्होंने गोडसे को देशभक्त माना, गांधी के कातिल को, प्रधानमंत्री ने कहा मन से कभी माफ नहीं करूंगा, और कुछ हुआ नहीं। तो राजा सिंह तो इनके खिलाफ कुछ होना नहीं है पार्टी की तरफ से। उल्टे पार्टी ने, रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी फेसबुक को कि कैसे बीजेपी या बीजेपी से जुड़े लोग या राइट विंगर उनके पेज को फेसबुक बंद करता है, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट। कुछ पेजेज बंद हुए होंगे लेकिन हकीकत इससे उल्टा है कि अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी हेड हैं, उनकी चिट्ठी जाने के बाद बीजेपी से जुड़े या बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के पक्ष में जो पेजेज हैं, उन पेजेज को एक्टिवेट कर दिया गया था। जो डीएक्टिवेटेड थे, जो डाउन किए गए थे, उन्हें रिस्टोर किया गया। और जो पेजेज बीजेपी की नीतियों के खिलाफ थे, 40 में से 17 या 14 पेजेज को डाउन किया गया था। इस खबर पर मैं पहले बात कर चुका हूं। तो ये तो टी राजा सिंह है, हर अखबार में उनके बारे में खबर है। उसके बाद एक खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अपराध की खबरें अगर देखेंगे हम, जब भी यूपी में अपराध की घटनाएं होती हैं, हर रोज बीते 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और 2 महीने का अगर देखेंगे तो अपराध की घटनाएं यूपी में हर रोज होती है। चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे रेप हो, चाहे कि अगवा किया जाना हो, और हर रोज ऐसी घटनाओं के बाद सवाल ये उठता है, और मैं बार बार इस पर इसलिए सवाल उठाता हूं क्योंकि यूपी में राम राज्य लाने का वादा था। और अगर राम राज्य ऐसे आ रहा है तो आज की खबरें आप देखिए, उन खबरों से आप अंदाजा लगाइए कि यूपी में राम राज्य कैसे आ रहा है और क्या अपराध की खबरें, ये देखना आपको समझना जरूरी है। ये देखिए नवभारत टाइम्स से, और उसके बाद कुछ और खबरें बताता हूं यूपी में। इन खबरों के खिलाफ या ऐसी घटनाओं के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ऐसी घटनाओं के खिलाफ अखबार या चैनल मुहिम नहीं चलाते। ये अगर 2014 के पहले की बात होती, 2017 के पहले की बात होती तो कुछ और होता, जंगल राज होता। आज मुश्किल है, बहुत कम, बहुत। इतनी घटनाओं के बाद भी चैनल और मुख्यधारा की मीडिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ मुहिम चलाने की खबरें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में है। बहरहाल नवभारत टाइम्स में एक खबर है, आगरा में 48 घंटे के भीतर 2 कारोबारी हुए लापता। सिर्फ एक पन्ने की खबर आप देख लीजिए कितनी खबरें यूपी की हैं और उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक दूसरी खबर है, मेरठ में कलेक्शन एजेंट की हत्या। एक तीसरी खबर है, बैंक से निकाले 4.25 लाख बदमाशों ने लूटे। ये 3 खबर हो गई यूपी में। चौथी खबर मेरठ की है, युवक के मर्डर की साजिश नाकाम। ये 4 खबर हो गई एक पन्ने पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की नवभारत टाइम्स ने। चलिए इसके लिए शुक्रिया नवभारत टाइम्स को, कितनी खबरें नवभारत टाइम्स ने छापी है। अब आइए पेज 6 पर, बीटेक के छात्र को जख्मी कर लूट कर ले गए क्रेटा कार। ये नोएडा की खबर है, सेक्टर 62 की। और उसके बाद एक नीचे बॉक्स यहाँ पे है, सीसीटीवी में कैद युवक ही थे विक्रम की कार में। इस खबर पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि एक विक्रम त्यागी हैं गाजियाबाद के, उनकी किडनैपिंग 27 किडनैपिंग गुमशुदगी जो भी कहें, 27 जुलाई से वो गायब हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गए, बल्कि 37-38 दिन हो गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है, वो खबर है। उसके बाद एक नीचे बॉक्स है नवभारत टाइम्स में, इसी में लिखा है कि अनलॉक होते ही जिले में बढ़ गया क्राइम ग्राफ। और उसके बाद कैसे क्राइम की घटनाएं अनलॉक होने के बाद बढ़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में अपराधी भी लॉकडाउन के शिकार थे, बंद थे। अब उन्हें खुलापन मिला है, आज़ादी मिली है, और इसलिए अपने वो जराइम पेशे में आ गए, एक्टिव हो गए। तो ये लगातार कार लूट की घटनाएं हो, एटीएम काटने की घटनाएं हो, हर तरह की अपराध की घटनाएं अचानक अनलॉक होते ही शुरू हो गई है। ये नोएडा के बारे में नवभारत टाइम्स की खबर है। और उसके बाद 1-2 खबर, उसके बाद मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं मैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद एक यही खबर राम राज्य की एक और अखबार में है। और राम राज्य में इसलिए बोलता हूं क्योंकि योगी ने वादा किया था राम राज्य लाने का, और जब राम राज्य की बात करेंगे तो सबसे अधिक राम राज्य पर सवाल भी उठने चाहिए। ये खबर नवोदय टाइम्स में है, पेज नंबर 5 पर। 24 घंटे में 2 हत्याओं से पुलिस के होश उड़े। ये खबर है गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई और कैसे किसान नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, और ये कहानी। तो ऐसी खबरें छिटपुट अखबारों में छपी है, लेकिन आज नवभारत टाइम्स में ज़्यादा छपी है। यूपी के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार ब्रजेश मिश्रा, भारत समाचार के मुखिया हैं, प्रधान संपादक हैं। मैं उनके 5 दिन के ट्विटर से 5 बड़ी खबरें बता रहा हूं जो यूपी में राम राज्य की
पोल खोलता है या राम राज्य लाने के दावे की पोल खोलता है। 5 दिन की खबरें देखे और इन खबरों के खिलाफ बार बार कहता हूं चैनलों को जिस तरह से मुहिम चलानी चाहिए कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल क्यों है, लेकिन ये खबरें कहीं छपती हैं, कहीं दम तोड़ देती हैं, इसका वो इंपैक्ट नहीं होता है। सिर्फ ब्रजेश मिश्रा के ट्विटर से मैं बता रहा हूं। ये 28 अगस्त बनारस में एक खौफनाक घटना, बीच सड़क पर 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। चौका घाट के पास हुई इस घटना ने स्तब्ध कर दिया। अपराधी बेखौफ, बेलगाम और बेरहम है। जब तक दोनों युवक मर नहीं गए, शूटर्स उन्हें गोली मारते रहे। 28 अगस्त औरैया में LIC एजेंट मनोज दुबे की अपहरण के बाद हत्या की गई। घर वाले अपहरण की शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस ने इसे गुमशुदगी माना। आज मनोज दुबे की लाश मिली तो पता चला उनका कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। घर वाले चीखते चिल्लाते रहे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। सारे ब्रजेश मिश्रा के ट्वीट से मैं बता रहा हूं। 30 अगस्त रायबरेली की घटना किसी सभ्य समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। थाने में एक दलित युवक को 3rd डिग्री का टॉर्चर देकर मार डाला गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठियों से कूटा। दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अवैध कस्टडी और थाने में टॉर्चर का यह गंभीर मामला है। ये ब्रजेश मिश्रा के ट्वीट के हवाले से लिख रहा हूं। 31 तारीख आगरा में ट्रिपल मर्डर की बेहद खौफनाक घटनाएं हैं। अपराधियों ने 3 लोगों की हत्या करने के बाद उनकी लाशें जला दी। आगरा में एक घर के भीतर से लाशें बरामद हुई है। हत्या का तरीका खौफनाक था। घटनास्थल देखकर ADG भी सिहर गए। अपराधियों का बढ़ा मनोबल व्यवस्था को चुनौती देता है। ब्रजेश मिश्रा के हवाले से 2 सितंबर लखनऊ में एक प्रॉपर्टी, ये खबरें छपी होगी लेकिन चूंकि एक जगह कोलाज है इसलिए मैं सिलसिलेवार ढंग से उनके ट्विटर से बता दे रहा हूं, आप समझिए कि यूपी में क्या हो रहा है। लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के ठीक पहले का वीडियो वायरल। अपराधियों ने हत्या से पहले डीलर के घर में घुसकर भयानक पिटाई की। वो इतने बेखौफ थे कि वीडियो भी बनाया। पिटाई के बाद हत्या कर दी गई। ये लखनऊ में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ब्रजेश मिश्रा के ट्विटर के हवाले से 3 सितंबर कुछ घटनाएं समाज को गहरा जख्म देती है। मथुरा में 9 बरस की गुड़िया के साथ रेप के बाद हत्या, सबूत मिटाने के लिए विभत्सता की गई और उसके बाद ये घटना है। उसके बाद फिर 3 सितंबर को एक और घटना है। यह बेहद भयानक अपराध है। 19 अगस्त को रायबरेली में किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का आज कंकाल मिला। 1 सितंबर को किडनैप हुए उसके भाई की लाश जंगल में मिली। लाश विभत्स है, क्रूरतम अपराध है। इस अपराध को करने वाले निश्चित रूप से राक्षस होंगे। ये ब्रजेश के हवाले से 6 खबरें बताई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यूपी में क्या हो रहा है। और उसके बाद एक आंकड़ा है जो मैं चाहता हूँ, हालांकि इस पर बात मैं पहले भी 2-3 बार किया, लेकिन इस पर बात ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब चैनलों पर इस तरह की बातें नहीं होती है तो कम से कम यूट्यूब पर तो हो। ये एक भास्कर के हवाले से एक खबर है, 2 महीने पहले का है। हालांकि 2018 के आंकड़े को भास्कर ने कंपाइल किया है। देश भर में सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में दर्ज होते हैं और ये खबर की हेडलाइन है। और उसके बाद 5-6 बॉक्स है, इसको आप देखिए जो इसमें जानकारियाँ हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम में यूपी टॉप पर, और ये आंकड़े हैं कि यूपी में ये 2018 के NCRB के आंकड़े हैं। यूपी नंबर 1 है। देश में दर्ज मामलों में यूपी का हिस्सा या हिस्सेदारी कहें 11.5% है। देश भर में जितने मामले हैं उसमें ये आंकड़े आप देख रहे हैं, 5,85,157। उसके बाद हिंसक अपराध, रेप, मर्डर, किडनैपिंग में यूपी का नंबर आप देख लें, नंबर 1 है। रिकॉर्ड यूपी ने बना रखा है। 2018 के आंकड़े भास्कर के हवाले से, NCRB के हवाले से। वायलेंट क्राइम में यूपी नंबर 1 है, 65,000 मामले दर्ज हुए। हत्या में नंबर 1 है, हत्या की कोशिश में नंबर 2 है, लेकिन किडनैपिंग में फिर यूपी नंबर 1 है। आंकड़े आप देख पा रहे हैं। और बलात्कार की कोशिश में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 3 है, वो दूसरा स्टेट है। दलितों के खिलाफ किस अपराध में यूपी नंबर 1? दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी फिर नंबर 1 है। SC/ST एक्ट के तहत अपराध में नंबर 1 है। हत्या और हत्या की कोशिश में नंबर 1 है। बलात्कार और बलात्कार की कोशिश में नंबर 1 है। ये फिर आंकड़े देख रहे हैं। ये आंकड़े भास्कर के सौजन्य से हैं, ग्राफिक्स, और आंकड़े हैं NCRB के सौजन्य से। टॉप 11 राज्य जहां नाबालिग अपराधी बने, इसमें थोड़ा यूपी नीचे है। तो मोटे तौर पर महिलाओं के खिलाफ किस अपराध में यूपी नंबर 1? यहां भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। आंकड़े आप देख रहे हैं। करीब 60,000 मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के। उसके बाद वो 5 राज्य जहां बच्चों के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा मामले, बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले, यहाँ भी यूपी है नंबर 1। वो 5 राज्य जहां सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराध हुए, यहाँ भी यूपी नंबर 1 है। आंकड़े आप देख पा रहे हैं।
देश में दर्ज मामलों में यूपी का हिस्सा 14%, करीब करीब 15% मान लें। वो 5 राज्य जहां सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हुए, यहाँ भी यूपी नंबर 1 है। आप देख पा रहे हैं देश में दर्ज मामलों में हिस्सा 23%। तो ये यूपी के अपराध के आंकड़े हैं। अब एक तर्क और दलील ये दी जाती है कि चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी है, इसलिए अपराध का आंकड़ा दूसरे राज्यों से जहां 10 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ की आबादी है उससे ज़्यादा होगा यूपी में। चलिए, इस लॉजिक में, इस तर्क में दम है। लेकिन फिर सवाल उठता है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि राम राज्य का दावा है, राम राज्य का वादा है। आपने तो कहा था कि 2017 में सत्ता ली थी, पहला बयान दिया था कि 2019 तक राम राज्य आ जाएगा। 19 तो बीत गया, अब तो 20 आ रहा है। अब तो वहाँ अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया। तो अगर दावा करते हैं राम राज्य का, अगर वादा करते हैं राम राज्य का, और हर रोज इतनी अपराध की घटनाएं हैं, तो ये सवाल बार बार यूपी के सीएम से पूछा जाना चाहिए। आप इस आड़ में नहीं बच सकते कि यूपी सबसे बड़ा है, यूपी की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए अगर ये आंकड़े दूसरे राज्यों से ज़्यादा हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ इस लॉजिक के साथ, इस तर्क के साथ, हालांकि मुझे पता है कि उसके बाद भी तर्क सरकार के समर्थन में, पक्ष में जो लोग होंगे बीजेपी समर्थन में, उनके तर्क उसके बाद भी वही होंगे जिनका हवाला मैं पहले दे चुका। उसके बाद कुछ और खबरें हैं, जैसे नौकरी पेशा को लेकर एक खबर है और मैंने कल भी इस पर बात की थी। नौकरियां जाने को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अब एक हिंदुस्तान में पेज नंबर 11 पर खबरें हैं। चीन को लेकर मैं थोड़ा पीछे बात करूंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और मैं बहुत बार बात कर चुका हूं उस पर, हर रोज़ बात करता हूं, उसमें कुछ डेवलपमेंट है नहीं आगे। ये हिंदुस्तान के 11 नंबर पेज पर खबर है, नौकरी पेशा वर्ग खर्च कटौती करने को मजबूर। और इसमें खबर क्या है, नौकरी पेशा की हालत आप जानते होंगे, 2 करोड़ लगभग लोग बेरोजगार, जुलाई में ही सिर्फ 50 लाख, और उसके बाद कामगारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, और महंगाई और बाकी चीज़ और रोजगार के अवसर उसको भी भूल जाइए। लेकिन अभी जो ये खबर है, अर्थतंत्र की तरफ से ये सर्वे किया गया है, जिस सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन के अब 6 महीने के बाद भारतीय परिवारों की स्थिति नाजुक हो गई है। और इसी में 4 बॉक्स हैं, वो बॉक्स भी मैं दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से मैं ग्राफिक्स में लगा रहा हूँ, जिसमें है कि 15 लाख सालाना कमाने वालों के पास नकदी में 70 से 60% की गिरावट है। हालांकि 15 लाख सालाना बहुत होता है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन गिरावट है 60 से 70%। मतलब 15 लाख अगर कमाते थे तो आज आधे से भी कम, मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास उनकी कमाई है। लेकिन फिर भी उनका गुजारा चल जाएगा बेरोजगारों की तुलना में। उसके बाद इसी में अलग अलग आंकड़े हैं, 71% नौकरी करने वालों के पास अगले 6 महीने के खर्च के लिए पैसे नहीं है। 71% ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, खर्च के लिए पैसे नहीं है। 55% लोगों ने 24 से 36 महीने तक कार खरीदने का फैसला टाला, मकान खरीदने का फैसला टाला। 6 महीने खर्च चलाना मुश्किल होगा कितने लोगों को, ये जानकारी है। और वित्तीय स्थिति नाजुक हुई, ये सब जानकारी है, एक सर्वे है। ये दैनिक हिंदुस्तान में, और कल भी एक खबर थी जिसमें मैंने जिक्र किया था, जिसमें बेरोजगारी को लेकर सवाल था और एक सर्वे और आंकड़ा आया था, ये खबर है। उसके अलावा जो मॉरिटोरियम को लेकर, उसमें एक राहत थोड़ी मिली है। हालांकि राहत में जो कोर्ट में लगातार सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी कि अगर मॉरिटोरियम को बढ़ाया गया तो बैंकों की स्थिति खराब होगी, और उसके बाद भी कोर्ट ने एक हल्का सा, उसमें हल्की गुंजाइश है कि जिन्होंने अब तक, जिनके खाते एनपीए नहीं हुए हैं, उनके लिए मॉरिटोरियम में छूट मिले। अमर उजाला की पहली स्टोरी है, एक तरह से पहला लीड है, छोटा है लेकिन पहली लीड है, जिसमें सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुनवाई अभी भी चल रही है, अभी 10 तारीख को फिर सुनवाई होगी, 10 सितंबर को। और ये लगातार सरकार की तरफ से दलील, सरकार और बैंकों की तरफ से दलील है कि अगर मॉरिटोरियम बढ़ाया गया तो बैंकों की हालत खराब होगी। अभी कहा गया है, कोर्ट का निर्देश है कि उन खातों पर ये जो भी एक्सटेंशन है 2 महीने का लागू होगा, जो 31 अगस्त तक एनपीए जिन्हें घोषित नहीं किया गया है। तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोर्ट का रुख लचीला है, जो भुक्तभोगी हैं उनके पक्ष में है, इसलिए एक सकारात्मक है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि मॉरिटोरियम और ब्याज पर ब्याज दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोर्ट ये कह रहा है तो मान सकते हैं कि अगली सुनवाई या उसके बाद फैसले में राहत की गुंजाइश है। और कोर्ट बार बार यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या सरकार आपदा राहत कानून के तहत कुछ कर सकती है,
करेगी या नहीं, और सब कुछ बैंकों पर क्यों छोड़ें। तो कई अखबारों में इसको लेकर खबर है। एक सकारात्मक खबर है, दो खबर है। देखिए, अब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मुझे समझ में नहीं आया। आप में से अगर किसी के पास आंकड़े हों तो बताएं। ऐसे देखें तो दैनिक हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है, यूपी में भर्ती परीक्षा के लिए एक एजेंसी, योगी सरकार का फैसला है केंद्र की तर्ज पर एक संस्था संचालित करें। ऐसे देखेंगे तो खबर अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसके जो तार्किक पहलू पर अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अध्ययन करना पड़ेगा कि यूपी में वैकेंसी की क्या स्थिति है। और पहले 3 साल में इस सरकार की ही अगर बात करें, 3 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 4 साल, 17 से 3.5 साल हो गए, अभी क्या स्थिति है भर्ती की, वैकेंसी की, और जो भी सरकार के दावे हैं उसको लेकर। लेकिन अभी फिलहाल ये सरकार ने किया है कि एक एजेंसी का गठन करने का निर्देश दिया है, जो राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं का संचालन करेगी। और इस फैसले का थोड़ा मैं अध्ययन करूंगा, तब इस पर बात करूंगा। लेकिन ऐसे अगर देखें तो देखने में एक अच्छा फैसला लगता है। लेकिन मैं जिस फैसले की बात कर रहा था वो भास्कर की खबर है, और वो राजस्थान सरकार का फैसला है। सुनने और देखने में अच्छा लगता है, इसलिए और इस तरह के फैसले अगर बाकी राज्य करें तो और अच्छा है, हर राज्य में होना चाहिए। ये खबर है पेज नंबर 5 पर भास्कर में कि राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राएं लॉक, खर्चे डाउन। पेज नंबर 5 की खबर है। अब इस खबर में क्या है कि गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना के को देखते हुए राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। अशोक गहलोत ने गुरुवार को इसका ऐलान किया, और उसमें क्या क्या होगा ये बॉक्स में दोनों तरफ भास्कर के हवाले से ये दोनों तरफ बॉक्स लगा रहा हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा। राजकीय भोज बैन, नए दफ्तर पर रोक, संयंत्र नहीं खरीदे जाएंगे, नए वाहनों की खरीद नहीं होगी, और जो भी साज सामान होते हैं दफ्तर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो नहीं होगी। उसके बाद लीव कैशमेंट रोका, राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जो लीव इनकैशमेंट होता है उसको रोका। सेमिनार ऑनलाइन होंगे ताकि ये खर्चे कुछ बचें। उत्सव और प्रदर्शनी बजट में 50% कमी, बैठकें वीसी से होंगी, इससे थोड़े खर्चे बचें। नए दफ्तर पर रोक, 100% राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं होगी। और जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, भूमि पूजन, उद्घाटन, ये सब सादगी से हो ताकि उस पर खर्च ना हो, और संभव हो तो वीसी से हो। ये एक अच्छा फैसला है। ये आप ग्राफिक दोनों भास्कर के सौजन्य से हैं दोनों तरफ, इसलिए टोटल क्रेडिट भास्कर को। लेकिन ऐसे फैसले हर राज्य को करने चाहिए। शुरुआती दौर में मोदी सरकार भी जब आई थी 2014 के बाद, तो खर्चे कटौती करने के लिए ऐसे कुछ फैसले हुए थे, और मैं हमेशा चाहता हूं ऐसे फैसलों का पक्षधर रहता हूं, क्योंकि सरकारें बहुत खर्च करती हैं अपने संसाधन पर, गाड़ियों पर, बहुत तरह की विलासिता पर बहुत खर्च करती है। और ऐसे दौर में जब देश की जीडीपी रसातल में हो और जब मंदी का बुरा हाल हो, बेरोजगारी चरम पर हो, तो सरकारों को भी अपनी विलासिता पर, अपने खर्चों पर ज़बरदस्त ढंग से कटौती और लगाम लगाना चाहिए। वो ये खबर है, और अच्छी चीज़ है ये खबर है। उसके बाद सुशांत को लेकर आप सब लोग जानते होंगे, डिप्रेशन को लेकर खबरें आ रही है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, और उसको लेकर डॉक्टर्स, जो उनके डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे, उनके हवाले से ही खबर है कि उनके डिप्रेशन की खबरें डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है। और उससे अब लगता है कि जो शुरू में बात आ रही थी कि कहानी जहां से चली थी, वो कहानी अब उल्टी दिशा में जा रही है। अब ये खबर है, डॉक्टर बोले सुशांत डिप्रेशन में थे, दवाइयां भी छोड़ दी थी। डिप्रेशन में थे मतलब सुशांत को जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कई सालों से थी। उनका एक थेरेपिस्ट हैं जो उनकी इलाज उनका कर रही थी, सुजैन वाकर, उनका घंटों उनसे पूछताछ सीबीआई में हुई, और उन्होंने कहा कि सुशांत ने उन्हें बताया था, या बातचीत में पता चली थी उन्हें, कि 2013 से, मतलब 7 साल पहले से उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, और इसका वो इलाज कराने के लिए ही इनसे मिले थे, थेरेपिस्ट सुजैन वाकर से, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, और दवाइयाँ लेते भी थे, बीच में छोड़ भी देते थे। बातचीत में उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें आत्महत्या जैसे ख्याल भी आते थे। अवसाद और डिप्रेशन की खबरें हैं। तो ये खबरें कुछ जगह हैं, लेकिन इसमें भी नए एंगल तलाशने की कोशिश हो रही है। मामला ड्रग की तरफ है कि रिया चक्रवर्ती का भाई ड्रग पेडलर से कनेक्टेड था, ड्रग डीलिंग में था, और उस दिशा में जा रही है। तो अब ये हत्या नहीं है, ये बात आ गई, ये सुसाइड है। अब उस सुसाइड में रिया की भूमिका को लेकर सवाल, वो भी कहीं अब थोड़ा पीछे छूट रहा है। अब उसको ड्रग के इर्द गिर्द लाया जा रहा है,
क्या ड्रग का हेवी डोज देती थी रिया, और उसके लिए ड्रग के जितने सौदागर थे उनसे उसके रिश्ते थे। अब इस 2 दिशा में जांच है, देखते हैं कहाँ होती। तो ये खबर है, चीन को लेकर हर अखबार की हेडलाइन है, और ये जैसे पहले पन्ने पर अमर उजाला में, भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान दोनों खोल सकते हैं मोर्चा, सेना सक्षम। ये सीडीएस ने पहले भी कहा था एक बार, पिछले हफ्ते, जिसको मैंने वीडियो में जिक्र किया था, हिंदुस्तान टाइम्स को, उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना के पास मिलिट्री के विकल्प खुले हैं। तो ये बात तो कर चुके हैं, और अब कह रहे हैं, जनरल रावत ने कहा भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। तो ये तो है ही, ये हमें पता है कि हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, लेकिन सवाल उठता है उसके बाद, क्योंकि ये तो बात हो चुकी और ये होनी चाहिए, इसमें कोई नई बात हमें चौंका नहीं रही है। बात है कि चीन वहाँ से, बार बार मैं यही कहता हूँ कि चीन वहाँ से भागेगा कब, चीन को आप खदेड़ेंगे कब, सवाल तो बड़ा ये है ना। अब सीमा हुई है बातचीत की मेज, चीन को रेड सिग्नल। तो चीन को रेड सिग्नल तो प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे लेह, तो रेड सिग्नल दे चुके थे, विस्तारवादी नीतियों पर बात कर चुके थे, हालांकि नाम वहां जाकर भी उन्होंने नहीं लिया। राजनाथ सिंह जा चुके हैं, राजनाथ सिंह के बयान आ चुके हैं। अब ये अंदर के पन्ने पर है, हमारे कब्जे में 3 चोटियां, चीन कह रहा है हटो, भारत बोला सवाल नहीं। अभी एक अच्छी सकारात्मक खबर है कि चीन की तरफ से पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ और कब्जे की जो कोशिश हो रही थी, उसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है, और वहां ऊंची पोस्ट पर, ऊंचाई पर भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है, वही खबर इसमें है। लेकिन असली बात यह है कि भाई, अगर राजनाथ सिंह जा चुके हैं, राजनाथ सिंह ने बल्कि यहां तक बयान दे दिया था कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसका हल कैसे निकलेगा। मोदी जा चुके हैं, बिपिन रावत पहले भी जा चुके हैं, फिर सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बात कर रहे हैं, या दावे कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि हमारे पास सारे विकल्प हैं और चीन को रेड सिग्नल है। लेकिन सवाल उठता है कि चीन पीछे कब हटेगा, सबसे बड़ा सवाल वही है, इसका जवाब अभी नहीं है। यही हेडलाइन है, चीन पर चौकसी, नवोदय टाइम्स का। ये हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया का। आर्मी एयरफोर्स चीफ्स विजिट फॉरवर्ड एरियाज एट चाइना मूव्स मोर फोर्सेज टू चुशुल। चाइना ने जो मोर्चेबंदी की है, उसके लिए भारत की तरफ से अब तगड़ी तैयारी हो रही है, और इसलिए भारत की सक्रियता की खबरें लगातार आ रही हैं, और चेतावनी और वो तो अपनी जगह है। तो एक ये खबर है, यही खबर हिंदू की पहली हेडलाइन है जो आप देख पा रहे हैं। चीन की ही हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स की है, लेकिन इन हेडलाइंस के बीच मेरा सवाल यही है कि चीन का, यही हेडलाइन, इंडिया रेडी टू हैंडल 2 फ्रंट थ्रेट, रावत, कि भारत, चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट के थ्रेट को भी हैंडल करने के लिए तैयार है और मुस्तैद। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है, एक फ्रंट जो चीन ने खोला, जिसके 4 महीने से ज़्यादा हो गए, वो कब पीछे हटेगा। और तब जब प्रधानमंत्री, बार बार मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं वहाँ, उनके बयान और भाषण पर हम कई बार बात कर चुके हैं। एक ये खबर है, उसके बाद इस पर कहने को चीन को पर कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार कुछ जो करेगी सरकार करेगी। अब इसमें बार बार मैं कुछ कहता हूँ तो लगता है कि बातें मेरी भी रिपीट होती है। कोरोना को लेकर हाल के दिनों में देख रहे हैं कि बहुत विस्तार की खबरें कई तरह की आ रही है, जैसे, और उसमें लगता है हम आप जो भी हैं, जहाँ हैं, सचेत रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। जैसे जागरण में देखिए, पहले पन्ने पर खबर है, एक मुरथल ढाबा है, और जो लोग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल जाते हैं, उनको इस ढाबे के बारे में जानकारी हुई। एक थोड़ी ऐसे देखें तो लगेगा विकास के लिए, रेलवे के लिए झुग्गियाँ हटाना, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 3 महीने में हटाएं झुग्गियाँ, और उसमें राजनीतिक दखल की वजह से अब तक ये झुग्गियाँ नहीं हट रही थी। एक याचिका की सुनवाई के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और ये भी कहा कि कोई कोर्ट इसको रोक नहीं लगाएगी। ये पहले ही कोर्ट ने ताकीद की कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई अदालत रोक नहीं लगाएगी। तो इस ताकीद के साथ ये फैसला किया है, लेकिन अब सवाल उन गरीबों का है, उसका क्या होगा, ये भी एक सवाल है। सरकारें बार बार वादे करती है उनके लिए छत देने की, मकान देने की। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और योजनाएं अपनी जगह, केजरीवाल एक टर्म सरकार पूरा कर चुकी, उसके बाद भी झुग्गियों में लोग रहने को अभिशप्त क्यों हैं, और आज अगर बेदखल करेंगे तो उनका होगा क्या, ये सवाल है। उसके बाद वही जिस पर मुरथल के सुखदेव ढाबा पर काम करने वाले 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव।
71 माफ करें, मुरथल के सुखदेव ढाबा पर काम करने वाले 71 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 71 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुरथल का सुखदेव ढाबा बहुत प्रसिद्ध ढाबा है। अगर आप कभी भी हिमाचल चंडीगढ़ की तरफ गए, बल्कि बहुत सारे लोग शौकिया दिल्ली से, एनसीआर से रात में शाम को सुबह उठते हैं और अचानक मुरथल के ढाबे पर पराठे खाने या कुछ खाना खाने चले जाते हैं। अब ये 2 दिन के लिए ढाबा बंद किया गया है। एक कोई गरम धर्म ढाबा है, उसे भी बंद किया गया। 71 कर्मचारी, ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना को लेकर है। ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, और कैसे गाँव में कोरोना के फैलने की तादाद बढ़ी है, और वो चिंताजनक है, क्योंकि गाँव की स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है गाँव में, वो आप जानते होंगे। कई मामलों में बहुत लचर। शहरों का जब बुरा हाल है तो गाँव का बुरा हाल आप जान सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली में बार खुलने की खबर है कि दिल्ली में बार्स टू ओपन इन दिल्ली ऑन ट्रायल बेसिस फ्रॉम सितंबर 9। देखिए, बार को भी ट्रायल कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का लेआउट बदला है, और अंदर के पन्ने पर अगर देखें तो ये देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, लोक जनशक्ति के चिराग, चश्मे चिराग पासवान जी के चिराग, उनका विज्ञापन हर अखबार में आज एक एक पन्ना छपा हुआ है। एक्सप्रेस में भी है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, कुछ और अखबारों में मैंने देखा। बिहार का चुनाव है और कोरोना की कुछ खबरें हैं अंदर के पन्नों पर। अब चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी गर्मी है कि एकदम पसीने छूट रहे हैं। खैर, तो मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब सुरक्षित रहें, कोरोना से बचने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, और जो भी हो सकता है, जो भी इसके लिए ज़रूरी है इस कोरोना की चपेट में आने से, वो करने की कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप में से जिन साथियों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, अजीत अंजुम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार। फिलहाल बहुत गर्मी लग रही है, और गर्मी जब पड़ने लगती है तो थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। करना कुछ चाहता हूँ, बोलना कुछ चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ बातें चली जाती है। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूँ। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूँ, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूँ, वो भी आपको हर रोज बताता हूँ। और दरअसल हकीकत क्या है,